आज जितने भी बड़े बैंक्स हम अपने आसपास देखते हैं, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा, इन सब की शुरुआत हुई थी देश की आज़ादी से पहले नाइन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या था कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने जिज्ञासु प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें। Hi, I'm your educator, Lovely Matha, NET GRF qualified in Commerce, NET in Management. अगर आप टारगेट कर रहे हैं जून नेट JRF 2024 को, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैंने 200 प्लस फ्री PDF एंड MCQs प्लस PYQs अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तो है ही। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। इंडिया में पहला मॉडर्न बैंक स्टेबलाइज्ड माना गया था 1683 में, द मद्रास बैंक, जो कि स्टेबलाइज्ड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1720s में आया था, अगेन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन काफ़ी सारे एग्जाम्स में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, जो कि 1770 में आई थी, को पहला बैंक माना गया है इंडिया का। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, अगर मद्रास बैंक ऑप्शन में हो तो यही करेक्ट माना जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश किया गया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, जो कि एक एजेंसी हाउस का वर्क करती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बैंक 1832 के इकोनॉमिक रिसेशन में फेल हो गई थी, लेकिन ये तो बैंक बिजनेस का शुरुआत थी इंडिया में। इसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1786 में नेक्स्ट बैंक द जनरल बैंक ऑफ इंडिया ओपन हुआ। 1881 में औध कॉमर्शियल बैंक, जो कि पहली इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक मानी जाती है। बैंक ऑफ बंगाल से पहले बैंक ऑफ कलकत्ता आया था 1806 में, जिसको रीनेम कर दिया गया एज अ बैंक ऑफ बंगाल इन 1809। तो बैंक ऑफ बंगाल का ईयर था 1809। एंड 1840s में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में बैंक ऑफ मद्रास इस्टेब्लिश हुआ था। ये तीनों उस टाइम की काफ़ी बड़ी बैंक थी। इसी के साथ 1860s तक आते आते गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट निकाला था, जिसके तहत अब इंडिया में प्राइवेट बैंक्स भी ओपन होने लगी थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1865 में इलाहाबाद बैंक से, जो कि पहली प्राइवेट बैंक मानी जाती है। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, 1906 में बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा एंड उसके साथ 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओपन हुई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन 1940s में आ गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसका असर दुनिया की छोटी मोटी हर इकोनॉमी पर देखने को मिला, और इंडिया में भी इसका असर देखने को मिला। और एक के बाद एक जो बैंक स्टेबलाइज्ड हुई थी वो अब फेल होने लगी थी। और इसी के साथ 1940 से लेकर 1980 तक चला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसका काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर देखने को मिला। एंड इंडिया में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला, जिससे क्या हुआ था, जो बैंक स्टेबलाइज्ड हुई थी अब वो धीरे धीरे फेल होने लगी थी। और उस समय बैंकिंग जो बिजनेस था वो इंडिया में स्टार्टअप था, जिस पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं था एंड फेलियर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीन बड़ी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का मर्जर कर दिया गया 1921 में, और इसको एक बैंक बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये उसका लोगो है, देख सकते हैं। ये इसकी रिकमेंडेशन दी थी जॉन मेनार्ड कीन्स ने, जो जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। अब तीनों बैंकों के मर्जर से जो बैंक बनी वो इंडिया की उस टाइम की सबसे बड़ी बैंक थी, जो कि हर छोटी मोटी बैंक्स पर अब कंट्रोल रखने लगी थी। इसी के साथ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को काशी सेंट्रल बैंक का फंक्शन भी सौंपा गया, यानी कि अब ये नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस के साथ साथ सेंट्रल बैंक का भी वर्क करने लगी थी, और जो जितने भी बैंक्स ओपन हो रहे थे उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने लगी थी, ताकि उनके फेलियर्स को रोका जा सके, उनकी कॉस्ट कम की जा सके और प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सके। हालांकि इंडिया में अब सेंट्रल बैंक का काम शुरू हो गया था, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि 1929 तक आते आते ग्रेट डिप्रेशन आ गया था एक वर्ल्ड में, और जिसका असर
हर इकोनॉमी पर अगेन देखने को मिलेगा। प्री इंडिपेंडेंस में माना जाता है 600 प्लस बैंक्स ओपन हुई थी और इस डिप्रेशन के बाद, इस फेलियर के बाद कुछ ही बैंक्स सरवाइव कर पाई थी। देख सकते हैं आप ये ग्राफ भी कितना डाउन जा रहा था उस समय। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड की गई, यानी कि एक सेपरेट सेंट्रल बैंक को ओपन होने के सजेशन दिया था। हालांकि 1980s का वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके इल इफेक्ट इसके साथ साथ 1920s में आए ग्रेट डिप्रेशन के इल इफेक्ट अभी भी इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में देखे जा सकते थे। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, कि रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1 अप्रैल 1935 को इंडिया का पहला सेंट्रल बैंक ओपन हुआ था कैलकाटा में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। उस समय रिजर्व बैंक कैलकाटा में ओपन हुआ था, लेकिन बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर जो ऑब्जेक्ट थे वो थे बैंक नोट को इशू करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम को ऑपरेट एंड मैनेज करना। इसी के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करने का ऑब्जेक्ट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड होने से पहले ये काम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 1934 के बाद से इंडिया में ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है और आज भी कर रहा है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी थी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये एक प्राइवेट ओन्ड एंटिटी थी, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसने अपना पैसा उतना नहीं इन्वेस्ट किया था। इसके काफ़ी सारे रीजंस थे। पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो 90s का दौर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं रहा था। जो इंडियन पब्लिक थी वो भी अब खिलाफ हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम पर उतना फोकस नहीं कर पा रही थी। 1934 के बाद, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, 1947 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्राइवेट एंटिटी वर्क कर रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, रेगुलेटिव वर्क था एंड सेंट्रल बैंक, यानी कि बैंकों को कंट्रोल करने का पावर उसके पास था। इसी के साथ बैंक नोट वगैरह ये प्रिंट भी कर रही थी। 1947 में 1947 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी वर्क कर रही थी। हालांकि 1947 के बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के लिए वर्क किया है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। 1947 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नेशनलाइजेशन की मांग उठने लगी, यानी कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का पार्ट बना दिया जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बना दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में आया था, के अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। अब ये प्राइवेट एंटिटी ना रहकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बन गया था। लेकिन इसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ 20 बैंक्स इन इंडिया टू बी कंटिन्यूड। ये थी कंप्लीट जर्नी प्री इंडिपेंडेंस एरा में इन इंडिया ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह की नेक्स्ट सीरीज जल्द ही हाजिर होगी आपके सामने। एंड सब्सक्राइब द जिज्ञासु प्लेटफॉर्म।